तो ये कहानी है हमारे हीरो शाओ चैन की, जो कि गॉड्स की जनरेशन का सबसे पावरफुल गॉड था। लेकिन फिर एक दिन मिस्टीरियसली उसकी मौत हो गई। पर शाओ चैन की कहानी इस मौत से खत्म नहीं बल्कि उल्टा शुरू हुई, क्योंकि 10,000 साल के बाद वो दोबारा से रीइंकार्नेट हो गया। शाओ चैन इस रीइंकार्नेशन के बाद काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो सारे के सारे गॉड्स और डीमंस जो कि उसके साथ हुआ करते थे सब मारे गए। अब सिर्फ वही इस इंसानी दुनिया में अकेला गॉड बचा है। क्या वो अपनी लवर और फैमिली से दोबारा मिल पाएगा? दोस्तों, इस कहानी का सीजन 1 हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये कहानी का सीजन 2 है। तो चलो फिर वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें शाओ चैन को दिखाया गया, जो कि उसी गॉड्स और डीमन की सिमेट्री में खड़ा हुआ था, और उसके सामने तो एक ओल्ड मैन भी मौजूद है, जिससे तो शाओ चैन सवाल करते हुए कहने लगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ और ये कौन सी जगह है? लेकिन वो ओल्ड मैन तो शाओ चैन की बात को बिल्कुल ही इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। तभी ही शाओ चैन की नजर अपने ही टॉमस्टोन पर पड़ गई, जिसे तो देखते साथ ही शाओ चैन को सारी पुरानी बातें याद आने लग गई। इसी वजह से वो दोबारा से उसी ओल्ड मैन से सवाल करते हुए कहता है कि आप मुझे बता दें कि आखिर 10,000 साल पहले क्या हुआ था। अब ओल्ड मैन शाओ चैन से कहता है कि इन सारे सवालों के जवाब तो तुम्हें खुद ही ढूंढने होंगे। उस ओल्ड मैन की ये बात सुनते साथ ही शाओ चैन वापस अपने सेंसेस में आ गया, जहाँ पर तो वो प्रिंसेस यू और डोंगडोंग के साथ ड्रैगन पर सवार होते हुए सिटी ऑफ फ्रीडम जा रहा था, क्योंकि ओल्ड मॉन्स्टर ने शाओ चैन को ये बात बताई है कि उसे उसके सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ सिटी ऑफ फ्रीडम में ही मिलेंगे। प्रिंसेस यू तो शाओ चैन को यूं सोता देख उसके सर पर एक थप्पड़ लगाते हुए कहने लगी, बेवकूफ इंसान, जब तुम्हें मैप पढ़ना ही नहीं आता तो फिर तुम रास्ता किसी से क्यों नहीं पूछ लेते? जिस पर तो शाओ चैन बहाना बनाते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि यहाँ पर तो बादल ही बहुत घने हैं, जिसकी वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। चलो नीचे की तरफ चलते हैं। और ये कहते साथ ही ये लोग ड्रैगन को लेते हुए नीचे की तरफ आ गए। ये इलाका बहुत ही ज्यादा सुनसान और पथरीला था, जहाँ पर हम एक छोटे से कीड़े को देखते हैं, जिसे तो यहाँ पर गॉड्स ब्लड की स्मेल आ चुकी थी। और हमें तो ये बात मालूम ही है कि ये स्मेल और किसी की नहीं बल्कि शाओ चैन की है। और शाओ चैन को ट्रैप करने के लिए उस छोटे से कीड़े ने आसपास की चट्टानों पर लगी हुई फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से तो वहाँ पर चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट हो गई। शाओ चैन अपने ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए इस शील्ड को पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में वो कामयाब ना हो सका। उल्टा इससे तो ये दोनों ही यहाँ पर गिरने वाले थे, लेकिन वक्त रहते ही आओ फेंग ने इन्हें आकर बचा लिया। आओ फेंग असल में इस 4th लेवल वाले ड्रैगन का नाम था। अभी ये लोग यहाँ पर संभले ही थे कि अचानक से जमीन के अंदर से एक जायंट हाथ बाहर निकल कर आ गया, जिससे तो ये आओ फेंग की मदद से बच गए। अब शाओ चैन प्रिंसेस यू से कहता है, लिटिल विश, तुम तो किसी से सिटी ऑफ फ्रीडम का रास्ता पूछने वाली थी, तुम जाकर इसी मॉन्स्टर से क्यों नहीं पूछ लेती? और पीछे की तरफ हम एक भद्दे से मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसकी आंख में वही कीड़ा बैठा हुआ था, यानी कि वो कीड़ा इस पूरे मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा है। जबकि हमारा छोटा सा डोंगडोंग भी इस अजीब से क्रिएचर से काफी ज्यादा डर चुका था, इसीलिए वो फौरन से प्रिंसेस यू के टांग के साथ चिपक गया। आओ फेंग तो दहाड़ते हुए उस मॉन्स्टर को यहाँ से भगाना चाहता था, लेकिन इससे तो वो मॉन्स्टर भड़क गया और उसने एक पत्थर को आओ फेंग की तरफ फेंक दिया, जिसे तो आओ फेंग साइड पर हटते हुए काउंटर कर लेता है। इसके बाद तो आओ फेंग ने भी अपनी ब्रस्ट फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक कर दिया, जिस अटैक को तो उस मॉन्स्टर ने बड़ी आसानी के साथ रोक लिया। ना सिर्फ रोका बल्कि अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हुए आओ फेंग की पूंछ को भी पकड़ लिया, जिस वजह से तो ये सब नीचे गिरने ही वाले थे। लेकिन वक्त रहते ही शाओ चैन ने अपने स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए इन सबको बचा लिया। साथ ही वो अपनी सोर्ड से उस मॉन्स्टर की जीभ को चीरते हुए आओ फेंग को आजाद करवा लेता है। उस मॉन्स्टर ने तो गुस्से में पागल होकर एक ड्रम को समन कर लिया। जैसे उसने उस ड्रम को बजाया तो उसके अंदर से तेज सोनिक वेव्स निकलने लगी, और इसी वजह से आओ फेंग को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। शाओ चैन को भी अब ये बात समझ आ चुकी कि ऐसे काम नहीं चलने वाला। इसी वजह से उसने हाउई वो को निकालते हुए एक एरो को उसी कीड़े की तरफ शूट कर दिया, जो कि उस क्रिएचर की आंख के अंदर छुपकर बैठा हुआ था। और एरो के लगते साथ ही वो कीड़ा वहीं पर मारा गया, जिस वजह से तो उस मॉन्स्टर का भी खेल यहीं पर खत्म हो गया। साथ ही साथ उसकी बनाई हुई फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई, और ये लोग आओ फेंग पर सवार होते हुए यहाँ से रवाना हो गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक हॉल में आ गया, जहाँ पर तो एक डेसिबल अपने मास्टर को रिपोर्ट करते हुए कहता है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। इससे पहले कि आगे वो कुछ कह पाता, पीछे की तरफ से नोकदार जड़ें आते हुए उस डेसिबल की बॉडी में घुस गई और उसे मारते हुए उसके खून को चूसना शुरू कर दिया। और ये जड़ें किसी दरख्त की नहीं बल्कि एक आदमी की हैं, जो कि एक पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है। फिर वहाँ पर 2 और डेसिबल्स भी पहुँच गए, जिनसे तो वही ट्री मैन सवाल करते हुए कहता है, क्या तुम लोग भी इसके खून को पीना चाहोगे? जिस पर तो वो बंदा जवाब देते हुए कहता है, नहीं और मेजेस्टी, ये सिर्फ आप ही पिए, बल्कि हम तो यहाँ पर
पर आपको एक खुशखबरी देने आए हैं। ये सुनकर तो ड्रीमैन इनसे सवाल करते हुए कहता है, क्या तुम लोग शाओचन का सर लेकर आए हो या फिर हाओयीबो को? लेकिन मुझे तो तुम्हारे पास इन दोनों में से एक चीज भी नजर नहीं आ रही। अब वो मॉन्स्टर शाओचन के बारे में बताते हुए कहता है, उस कमीने का पता हमें चल गया। वो रिसेंटली ही डोंगचू स्टेट में देखा गया था। अब उसके साथ डोंगचू स्टेट की लिटिल प्रिंसेस भी है। योर मैजेस्टी, आपका बदला जल्द ही पूरा होने वाला है। शाओचन को तो हम लोग मार डालेंगे, लेकिन उस लिटिल प्रिंसेस का क्या करना है? जिस पर तो वो ड्रीमैन इनसे कहता है कि वो तुम्हारी मर्जी, उसके साथ जो दिलाए वही करना, क्योंकि मेरा कंसर्न तो सिर्फ शाओचन और हाओयीबो के साथ है। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए उसने यहाँ पर एक विच को भेज दिया था। जबकि ड्रैगन पर सवार शाओचन तो काफी थक चुका था। वो प्रिंसेस यू से कह रहा था, पता नहीं और कितने दिन हमें इसी तरह से उड़ना पड़ेगा। जबकि नीचे की तरफ मौजूद वो विच कुछ लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक जाइंट बो को समन कर लेती है, जिसकी मदद से तो उसने आउफेंग पर अटैक कर दिया। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि आउफेंग सीधा आकर जमीन पर गिर गया। शाओचन फौरन से खुद को संभालते हुए अपनी जगह पर खड़ा होकर हाओयीबो को बाहर निकाल लेता है, लेकिन आसपास दूर तक शाओचन को कोई भी नजर नहीं आया। इसी वजह से उसने हाओयीबो को दोबारा से अंदर रख लिया और वो प्रिंसेस यू से सवाल करते हुए कहता है कि डोंगडोंग कहाँ पर है? जबकि डोंगडोंग तो आउफेंग को गले लगाते हुए रोना शुरू कर चुका, क्योंकि इस ड्रैगन स्लेइंग टेक्निक की वजह से आउफेंग की जान जा चुकी थी और वो एशेस में चेंज होना शुरू हो जाता है। जाते हुए आउफेंग ने अपनी कॉन्शियसनेस का कुछ हिस्सा डोंगडोंग के हवाले कर दिया, ताकि वो उस पर्सन को आराम से पहचान पाए जिसने उसकी ये हालत की थी। शाओचन तो उस जाइंट एरो को गुस्से से देखते हुए कह रहा था, एक दफा मुझे वो कमीना शख्स मिल जाए जिसने आउफेंग के साथ ये सब किया, मैं उसे मार डालूंगा। ये कहते साथ ही उसने जाइंट एरो को अपने पास रख लिया। अब अचानक से इनके पास से एक बर्ड गुजरा, जिसे तो देखते साथ ही प्रिंसेस यू कहती है, आखिर ये कहाँ से आया? जिस पर तो डोंगडोंग ने सामने की तरफ मौजूद एक सिटी की तरफ इशारा कर दिया। इस सिटी को देखकर तो शाओचन सोच में ही पड़ गया। वो कहता है कि ये सिटी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग तो वेंग्यू सिटी यहाँ से 3 दिन के फासले पर है। लेकिन प्रिंसेस यू तो यहाँ पर उसी का मजाक उड़ाते हुए कहती है, गधे इंसान, इसमें तो तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम्हें तो मैप देखना ही नहीं आता। छोटा डोंगडोंग भी बोलते हुए कह रहा था, चलो जल्दी से हम इस सिटी में जाते हैं। आउफेंग का तो बदला लेने के लिए हमें स्ट्रेंथ की जरूरत होगी और खाली पेट तो मैं बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता। इस बुकल को तो ऐसी सिचुएशन में भी सिर्फ खाना ही याद आ रहा था। इसके बाद तो ये तीनों ही वेंग्यू सिटी की तरफ रवाना हो गए। वेंग्यू सिटी तो बिल्कुल सुनसान थी, क्योंकि यहाँ पर ना बंदा ना बंदे की जात है। शाओचन अपने आसपास की जगह को देखते हुए कहता है कि यहाँ के सारे लोग पता नहीं कहाँ चले गए। जबकि डोंगडोंग तो लगातार यही कहे जा रहा था, मुझे भूख लगी है, प्लीज मुझे खाना दे दो। लेकिन प्रिंसेस यू से समझाते हुए कहती है कि हमें सबसे पहले रहने की जगह ढूंढनी होगी, खाना शाना तो बाद में होता रहेगा। ये कहते साथ ही प्रिंसेस यू सिटी के अंदर चली गई। बेचारा डोंगडोंग तो यहाँ पर उसे पीछे से आवाजें लगाता ही रह गया कि प्रिंसेस यू प्लीज मेरे लिए रुक जाएं, मैं और ज्यादा नहीं चल सकता। लेकिन प्रिंसेस यू ने तो उसकी सारी बातों को अनसुना करते हुए उसे पीछे ही छोड़ दिया। शाओचन भी यहाँ पर उसके लिए परेशान था, इसीलिए वो उसे कहता है, लिटिल विच यहीं पर रुक जाओ, अगर तुम यहाँ पर गुम गई तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा। लेकिन प्रिंसेस यू भी किसी की सुनने सुनाने वाली थोड़ी थी। वो शाओचन की सारी बातें इग्नोर करते हुए यहाँ से चली गई। जबकि पीछे की तरफ खड़ा शाओचन भी अपने मन में यही कह रहा था, ये लड़कियाँ पता नहीं इतनी जिद्दी क्यों होती हैं। शाओचन को ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए उसने फौरन से अपनी सोट को बाहर निकाल लिया। डोंगडोंग को पकड़ते हुए प्रिंसेस यू के पीछे रवाना हो गया। प्रिंसेस यू भी यहाँ पर खाने की तलाश में बर्तनों को चेक कर रही थी कि अचानक से उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे तो उसकी मदर चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। ये सुनते साथ ही प्रिंसेस यू भी उसी तरफ अपनी सोट को लेते हुए जाने लगी। यहाँ पर पहुँचने के बाद प्रिंसेस यू ने जब देखा तो वहाँ पर एक मदर अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। ये देखते हुए प्रिंसेस यू ने फौरन से अपनी सोट को छुपा लिया और आगे की तरफ बढ़ते हुए उसे कुछ पैसे दे दिए, ताकि वो इन पैसों का इस्तेमाल करते हुए खाना खरीद सके। साथ ही साथ प्रिंसेस यू उस औरत से ये भी कह रही थी, बाहर बहुत गर्मी है, आपको इस बच्चे को लेकर यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए, अगर आपके पास कोई रहने की जगह नहीं तो मैं आपको दिलवा सकती हूँ। ये कहते साथ ही प्रिंसेस यू ने जैसे ही उस बेबी को टच करा तो उसकी आंखें चमकना शुरू हो गई। ये देखते साथ तो प्रिंसेस यू डर ही गई। वो अब पीछे की तरफ हटते हुए कहती है कि आखिर तुम कौन हो? और जैसे ही इस लेडी ने अपना मुंह पर किया तो हमें मालूम हो गया कि ये और कोई नहीं बल्कि वही विच है जिसने थोड़ी देर ही पहले आउफेंग को मारा था। अब इसने प्रिंसेस यू को भी पोजेस कर लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ शाओचन पर आ गया, जो कि अभी भी प्रिंसेस यू को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि अचानक से उसके पीछे एक आदमी आकर खड़ा हो गया, जो कि शाओचन का होलिया देकर उसे आवाज लगाते हुए कहता है, इतना हैंडसम तो सिर्फ शाओचन ही हो सकता है। इतनी देर में तो शाओचन ने भी उसे सेंस कर लिया, इसीलिए वो अपनी सोट को उसकी गर्दन पर रखते हुए कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं
मैं शाओचन ही हूँ। पर्सन तो शाओचन की सोट को साइड पर करते हुए कहता है, अच्छा ठीक हो गया, अब तुम मेरे साथ चलो। वो लेडी जिसका नाम है चूयू हमारी शॉप में रुकी हुई है और उसी ने मुझे यहाँ पर भेजा ताकि मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा सकूँ। प्रिंसेस यू का तो यहाँ पर नाम सुनते साथ ही शाओचन उसके साथ चल दिया। रास्ते में वो डोंग डोंग से कह रहा था, ये लिटिल विच बिना कभी नहीं सुधरेगी। फाइनली शाओचन भी उस शॉप तक पहुँच चुका जहाँ पर प्रिंसेस यू मौजूद थी। प्रिंसेस यू तो सब पर चिल्लाते हुए कह रही थी, जल्दी से खाना तैयार करो, मुझे भूख लगी है। शाओचन भी प्रिंसेस यू की ये सारी बातें सुनते हुए कह रहा था, ये पागल लड़की भी ना हर जगह को अपना घर ही समझ लेती है, इसीलिए वो उसे ऐसा करने से रोकने के लिए उसके पास जाने लगा। और जैसे ही उसने प्रिंसेस यू को टच करा तो वो प्रिंसेस यू नहीं बल्कि वही विच थी जिसने तो शाओचन को पोजेस कर लिया। ये देखते हुए छोटा सा डोंग डोंग आगे की तरफ आते हुए मुक्कों और लातों की बरसात उस विच पर कर देता है। साथ ही साथ शाओचन को भी होश में लाने के लिए उसे चमाट पर चमाट मारना शुरू कर देता है, जिससे तो शाओचन आखिरकार होश में आ गया। वो विच इसे दोबारा से पोजेस ना कर ले, इसीलिए शाओचन फौरन से मूव करते हुए उस विच को एक जोरदार लात मारते हुए दूर पटक दिया। लेकिन उस विच ने तो बहुत सारे और नमूनों को भी पोजेस करके रखा हुआ था जो कि फौरन से आगे बढ़ते हुए शाओचन पर अटैक करना चाहते थे, जिन्हें तो शाओचन ने अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए दूर हटाने की कोशिश की। लेकिन जब इससे काम ना बना तो शाओचन ने अपनी ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से तो यह सब लोग ही दूर हट गए। अब डोंग डोंग शाओचन के पास आते हुए उससे कहने लगा, शाओचन हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए क्योंकि ये एक ब्लैक शॉप है। जिस पर तो शाओचन उसे जवाब देते हुए कहता है कि ये कोई सिंपल ब्लैक शॉप नहीं बल्कि हम सब लोग एक फॉर्मेशन में ट्रैप हो चुके। ये फॉर्मेशन और किसी ने नहीं बल्कि उसी पागल औरत ने लगाई है। शाओचन अभी यहाँ पर ये सब कह ही रहा था कि अचानक से उसके पीछे वही विच आकर खड़ी हो गई, जो कि उसे कहती है, शाओचन तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमारे मून वर्शिप एम्पायर को फेंड करके आराम की जिंदगी गुजार पाओगे? अगर तुम हमारा एक पपेट बनने के लिए एग्री हो जाओ तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकती हूँ। ये सुनते साथ ही शाओचन उसी की बेइज्जती करते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं अभी झूठ बोलने के मूड में नहीं हूँ और न ही कभी मैं किसी घटिया मून वर्शिप एम्पायर का पपेट बनूंगा। अब वो लेडी उसे कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है तो फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते साथ ही उसने सारे इवल बर्ड्स को शाओचन की तरफ भेज दिया, जिनसे तो बचने के लिए शाओचन इधर उधर भाग रहा था कि अचानक से उसे एक पोर्टल नजर आ गया और अपनी जान बचाने के लिए तो शाओचन ने इसके अंदर छलांग लगा दी। ये पोर्टल असल में एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर ओपन होता था, जिसकी वजह से तो शाओचन नीचे आकर जमीन पर गिर गया और वो खड़ा होते हुए डोंग डोंग से कहता है, ये असल में एक स्पेस इल्यूजन है, इसीलिए यहाँ पर ऐसी चीजें होना कॉमन सी बात होगी। ये सुनकर तो डोंग डोंग उससे सवाल करते हुए कहने लगा, शाओचन क्या यहाँ पर ऐसे पपेट्स भी हो सकते हैं जिनकी टांगों की जगह ब्लेड्स हो? अब शाओचन उसे डांट लगाते हुए कहता है कि तुम इस तरह की मनूस बातें क्यों कर रहे हो? भला इस तरह की खौफनाक चीजें यहाँ पर क्यों आने लगी? अब डोंग डोंग शाओचन को पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं ये सब इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हारे बिल्कुल पीछे हैं। और जैसे ही शाओचन ने पीछे पलटकर देखा तो वहाँ पर वही पपेट्स खड़े थे, इसीलिए वो डोंग डोंग से कहता है कि तुम जाकर कहीं पर छुप जाओ, मैं इन्हें खुद ही संभाल लूंगा। ये सुनते साथ ही डोंग डोंग वहाँ से रवाना हो गया, जबकि वो पपेट्स भी आगे की तरफ बढ़ते हुए शाओचन पर अटैक कर देते हैं। शाओचन तो उनके तेजदार नाखूनों से खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, इसी वजह से शाओचन ने उन सबको लात मारते हुए दूर पटक दिया, जिससे तो उन पपेट्स को भी गुस्सा आ गया और वो शाओचन पर नीडल से अटैक कर देते हैं। शाओचन ने भी तेजी के साथ मूव करते हुए इन सारी नीडल्स को डॉज कर लिया, लेकिन सिर्फ एक नीडल उसे लग गई, जिसकी वजह से तो उसके चेहरे से थोड़ा सा ब्लड बाहर आ गया। तभी वो विच एक पपेट को पोसेस करके शाओचन से बात करते हुए कहती है, शाओचन आखिर तुम्हें मेरा काम कैसा लगा? इस पर तो शाओचन उसे जवाब देते हुए कहता है कि बहुत ही ज्यादा बेकार। ये कहते साथ ही उसने खंजर को पपेट की तरफ फेंक दिया, जिसे तो वो पपेट वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। मुझे तो तुम्हारा काम जरा भी पसंद नहीं आया। जिस पर तो वो विच कहती है, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अच्छे सारे कपड़े पहनाऊंगी जिसके बाद तो तुम और ज्यादा हैंडसम दिखोगे। अब शाओचन उससे कहता है, अच्छा तो मैं तुम्हें रिवार्ड के तौर पर मिलने वाला हूँ। जिस पर तो वो विच कहती है कि हाँ तुम मुझे रिवार्ड के तौर पर मिलने वाले हो, क्योंकि मेरे मास्टर को सिर्फ और सिर्फ हाउई बो से मतलब है, इसी वजह से तुम सिर्फ मेरे हो। ये कहते साथ ही उसने शाओचन पर नीडल्स के जरिए से अटैक कर दिया, जिसे तो शाओचन ने पीछे की तरफ हटते हुए डॉज कर लिया। इसके बाद तो ये तीनों पपेट्स ने ही मिलकर शाओचन पर हल्ला बोल दिया। शाओचन ने भी इन्हें अपनी तरफ आता देख अपने स्पेयर को बाहर निकाल लिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए
उसने इन तीनों को खत्म कर दिया। लेकिन शाओचन जितनी बार भी इन पपेट्स को मारता ये दोबारा से उठ खड़े होते। शाओचन भी अब इन लोगों से तंग आ चुका था क्योंकि ये लोग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। वो पपेट्स अब दोबारा से आगे की तरफ बढ़ते हुए शाओचन पर नीडल्स से अटैक करना चाहते थे, जिन्हें तो शाओचन अपने स्पेयर की मदद से रोक नहीं सकता था। इसीलिए उसने फौरन से डोंगडोंग का आवाज लगा दी और डोंगडोंग ने तो यहाँ पर आते साथ ही शाओचन के चारों तरफ एक शील्ड को क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से तो वो पपेट्स के नीडल्स शाओचन को टच भी नहीं कर पाई। वो विच भी ये नजारा देखते हुए कहती है, शाओचन तुम मेरे हाथों से कब तक बचोगे। ये कहते साथ ही उसने अपने सारे इवल बर्ड्स को शाओचन की तरफ भेज दिया, जो कि उस शील्ड को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। शाओचन ने तो अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए उन सारे के सारे इवल बर्ड्स को दूर हटा दिया। साथ ही साथ शाओचन ने हाउ यीबो को भी बाहर निकाल लिया। हाउ यीबो को देखते हुए वो विच शाओचन से कह रही थी, अच्छा तो ये है हाउ यीबो। जिस पर तो शाओचन उसे जवाब देते हुए कहता है, हाँ इसे मैंने तुम्हारे लिए ही बाहर निकाला है, अब इसका मजा चखो। ये कहते साथ ही शाओचन ने एक एरो को उसी विच की तरफ शूट कर दिया, जिसे तो उस विच ने अपने सामने एक पपेट को करते हुए आराम से काउंटर कर लिया। इसके बाद वो यहाँ से भागना शुरू कर देती है, जबकि शाओचन ने तो यहाँ पर अपने हाउ यीबो का इस्तेमाल करते हुए उन सारे पपेट्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसी विच के पीछे भागना शुरू कर दिया। विच यहाँ पर एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरी जगह चली जाती है, जबकि शाओचन तो यहाँ पर दोबारा से एक बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिर रहा था। अब तो शाओचन अपने मन में कह रहा था कि यार फिर से नहीं। साथ ही साथ उसने डोंगडोंग से कहा कि तुम जाकर प्रिंसेस यू को ढूंढो, मैं इन लोगों को यहाँ पर संभालता हूँ, क्योंकि सामने की तरफ से कुछ लोग उस पर हमला करने के लिए आ रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो लोग शाओचन तक पहुँच पाते, शाओचन वहाँ मौजूद एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गया, जहाँ पर तो शाओचन नीचे की तरफ गिरता जा रहा था। उसे तो यहाँ पर संभलने का मौका भी नहीं मिल रहा, क्योंकि पपेट्स उस पर लगातार अटैक्स पर अटैक्स किए जा रहे थे। और काफी देर यूं ही लगातार उन पपेट्स से फाइट करने के बाद आखिरकार शाओचन एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए बाहर की तरफ आ गया, जहाँ पर तो पहले से ही वो विच अपने बो को लिए हुए शाओचन का इंतजार कर रही थी। शाओचन तो उस बो को यहाँ पर देखते साथ ही विच से कहने लगा, अच्छा तो वो तुम थी जिसने आओफेंग को मारा। इससे पहले कि शाओचन आगे कुछ कह पाता, उस विच ने फौरन से उस एरो को शाओचन की तरफ शूट कर दिया। इस एरो को अपनी तरफ आता देख शाओचन ने भी फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने सामने आर्मर को बना लिया, ताकि ये एरो शाओचन की बॉडी को हिट ना कर पाए। शाओचन तो यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इस एरो को रोक ले, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब ना हो पाया और पीछे की तरफ हटते हुए जाकर सीधा दीवार से टकरा गया, जहाँ पर तो प्रिंसेस यू भी उसे नजर आ गई। उसके हाथ बंधे हुए थे। ये देखते साथ ही डोंगडोंग फौरन से उसके हाथ खोलने के लिए पहुँच गया, लेकिन जैसे ही शाओचन ने उसकी आंखों में देखा तो उसे मालूम हो गया कि प्रिंसेस यू को इसी विच ने पोजेस करके रखा हुआ है। इसीलिए वो डोंगडोंग से कहता है कि पहले जाकर तुम अपनी जान बचाओ, बाद में आकर इसे खोल लेना। ये बात सुनते साथ ही डोंगडोंग किसी सेफ प्लेस की तरफ चला गया, जबकि प्रिंसेस यू यहाँ पर गुस्सा होते हुए कह रही थी, कमीने शाओचन तुम्हें आखिर क्या मसला है, तुमने डोंगडोंग को मुझे खोलने से क्यों रोका, क्या तुम मुझे बचाना नहीं चाहते। जबकि सामने की तरफ तो स्विच ने अपने अटैक को दोबारा से रेडी कर लिया था। इसी वजह से शाओचन प्रिंसेस यू की बात का कोई भी जवाब ना देते हुए फौरन से हाउ यीबो को बाहर निकाल लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस अटैक को चल पाता, वहाँ पर प्रिंसेस यू पहुँच गई, जो कि शाओचन को अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए मारना चाहती है। इसी वजह से शाओचन ने उसकी गर्दन के पीछे हिट करते हुए उसे वहीं पर बेहोश कर दिया। प्रिंसेस यू के यहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाने के बाद डोंगडोंग आकर उसे यहाँ से ले गया, जबकि शाओचन ने दोबारा से अपने हाउ यीबो को निकालते हुए एक एरो को स्विच की तरफ शूट कर दिया। शाओचन का एरो उस स्विच के एरो को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा जाकर उसकी बो के भी टुकड़े कर देता है, लेकिन वो विच तो यहाँ पर पहले ही बचकर भाग चुकी। इसी वजह से शाओचन प्रिंसेस यू के पास आ गया, जिसे तो पहले से ही डोंगडोंग उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रिंसेस यू के साथ क्या हुआ। इसीलिए वो शाओचन से कहता है कि तुम कोशिश करो। डोंगडोंग की ये बात सुनते साथ ही शाओचन उससे कहता है कि लिटिल प्रिंसेस को उस विच ने पोजेस करके रखा हुआ था। अब शाओचन विच वाले एरो को डोंगडोंग की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है, लो तुम इसे इस्तेमाल करो, जिसे देखकर तो डोंगडोंग हैरान ही रह गया। वो शाओचन से कहता है कि हमें प्रिंसेस यू को जगाने के लिए इतने बड़े इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं। इस पर तो शाओचन उसे जवाब देते हुए कहता है, नहीं बुद्धू, ये उसके लिए नहीं है, बल्कि इसकी मदद से तो तुम उस पागल औरत की असल बॉडी के बारे में मालूम करोगे कि वो इस वक्त कहाँ पर है। और उस एरो को स्मेल करते साथ ही डोंगडोंग को ये बात मालूम हो गई कि वो विच अंडरग्राउंड एरिया में मौजूद है, जहाँ पर तो वो बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करते हुए इस इल्यूजनरी फॉर्मेशन को बनाए हुए थी। साथ ही साथ डोंगडोंग ने आओफेंग की बची हुई कॉन्शियसनेस को उसी एरो के अंदर डाल दिया। अब शाओचन डोंगडोंग से उसी एरो को लेते हुए हाउ यीबो का इस्तेमाल करके उसे ऊपर की तरफ शूट करने ही वाला था कि डोंगडोंग उसे रोकते हुए कहता है कि शाओचन आखिर तुम क्या कर रहे हो, वो विच तो नीचे अंडरग्राउंड
एरिया में मौजूद है तो तुम इसे ऊपर की तरफ शूट क्यों कर रहे हो? जिस पर तो शाओचन उसे जवाब देते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऊपर हो या फिर नीचे। ये कहते साथ ही शाओचन ने उस एरो को आसमान की तरफ शूट कर दिया और ये एरो जैसे ही आसमान की तरफ गया तो वहाँ पर आओ फेंग की सोल आ गई और यहाँ से वो सीधा नीचे की तरफ आते हुए उसी जगह से टकरा गया जहाँ पर उस स्विच ने फॉर्मेशन को बनाया हुआ था और इन दोनों के आपस में टकराव की वजह से यहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट हो गया। ये देखते हुए शाओचन ने फौरन से डोंगडोंग और प्रिंसेस यू को कवर कर लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उसी मॉन्स्टर पर आ गया जिसने उस विच को शाओचन को मारने के लिए भेजा हुआ था। उसी विच की सिस्टर इस मॉन्स्टर को आकर बताती है कि एल्डर सिस्टर ने अपना हाथ खो दिया। तभी वहाँ पर शेंगयान भी पहुँच गया जो कि उस मॉन्स्टर से कह रहा होता है, थर्ड ब्रदर मुझे शाओचन की बॉडी चाहिए, आप चाहे तो उसका सर काट सकते हैं, बस मैं तो उसकी बॉडी के साथ खेलना चाहता हूँ। अब तक यहाँ पर वो विच भी आ गई थी जो कि शाओचन के बारे में बताते हुए कहती है कि इस पर्सन में कोई तो खास बात जरूर है। ये सुनकर तो वो मॉन्स्टर उसे जवाब देते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। अब उस विच ने भी बताना शुरू कर दिया था। वो कहती है कि शाओचन का ब्लड आम लोगों की तरह तो बिल्कुल नहीं और ये बात तो उसे उसी नीडल से पता चली थी जिसने शाओचन को जख्मी किया। ये कहते साथ ही उस विच ने शाओचन के ब्लड को बहुत ही गंदे तरीके से चाटना शुरू कर दिया। वो मॉन्स्टर भी अब क्यूरियस हो चुका था कि आखिर शाओचन में ऐसी क्या खास बात है, इसीलिए वो शेंगयान से कहता है कि इस बार उसे लेने के लिए तुम जाओगे, जिस पर तो शेंगयान काफी ज्यादा खुश हो चुका। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ शाओचन और प्रिंसेस यू पर आ गया जो कि उस ब्लास्ट के बाद अभी तक होश में नहीं आए थे, लेकिन प्रिंसेस यू को थोड़ी देर के बाद ही होश आ गया। वो उठते साथ ही गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी काइंडनेस का एडवांटेज उठाने की। असल में प्रिंसेस यू ये सब उसी विच से कह रही थी, लेकिन जैसे उसने अपने आसपास देखा तो उसे वहाँ पर शाओचन और डोंगडोंग नजर नहीं आए, इसीलिए वो सोच में पड़ गई कि आखिर ये दोनों कहाँ चले गए। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर उसे शाओचन और डोंगडोंग नजर आ गए, जिन्हें तो प्रिंसेस यू उठाते हुए कह रही थी, शाओचन जल्दी से उठो, कहीं तुम मर तो नहीं गए, और अगर तुम नहीं मरे तो जल्दी से उठकर मुझे ये बताओ कि यहाँ ये सब क्या चल रहा था। शाओचन अब उठ भी जाओ। प्रिंसेस यू की इन आवाजों से शाओचन तो नहीं लेकिन डोंगडोंग जरूर उठ गया। वो उठते साथ ही प्रिंसेस यू से सवाल करते हुए कहने लगा, प्रिंसेस क्या हम लोग जिंदा हैं? जिस पर तो लिटिल प्रिंसेस उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, अभी तो हम लोग जिंदा हैं, लेकिन अगर थोड़ी देर तक तुम लोग ना उठे तो जल्द ही हम लोग मारे जाएंगे। प्रिंसेस यू अभी यहाँ पर ये सब कह रही थी कि अचानक से कुछ लोगों को हम इन्हीं की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। इसके बाद हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर शाओचन, प्रिंसेस यू और डोंगडोंग एक कार्ट में सो रहे थे और एक झटका लगने से इन लोगों की नींद तो खुल चुकी और उठने के बाद इन्हें मालूम होता है कि ये लोग वेंग्यू सिटी पहुँच चुके। प्रिंसेस यू तो फौरन से खड़े होते हुए कहने लगी कि यहाँ का सबसे बेस्ट होटल कौन सा है, मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाकर आराम करना चाहती हूँ। जबकि डोंगडोंग तो सिटी के गेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, प्रिंसेस यू ये जगह आपको जानी पहचानी नहीं लग रही। शाओचन भी अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोच रहा था कि आखिर उसने इस जगह को कहाँ पर देखा है और थोड़ी देर के बाद ही उसे याद आ गया कि ये तो वही जगह है जहाँ से ये लोग अभी आए थे। इसीलिए वो फौरन से प्रिंसेस यू और डोंगडोंग को लेते हुए एक पत्थर के पीछे छुप गया, लेकिन प्रिंसेस यू को तो अभी तक ये बात समझ नहीं आई, इसीलिए वो शाओचन से सवाल करते हुए कहती है, शाओचन ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे होटल जाना है। इसी वजह से शाओचन उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, वो इल्यूजन जो अभी थोड़ी देर पहले उस पागल औरत ने बनाया था वो सेम इसी वेंग्यू सिटी की कॉपी है, यानी कि वो इस जगह को अच्छे तरीके से जानती होगी, इसी वजह से हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। ये बात सुनकर तो प्रिंसेस यू कहने लगी, फिर तो हमें सीधा ही सिटी ऑफ फ्रीडम की तरफ चले जाना चाहिए। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान अभी इसी तरह की बातें चल ही रही थी। तभी वहाँ पर एक मोटा लड़का जिसका नाम था ग्वान हाओ इनके सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे तो देखते साथ ही शाओचन ने फौरन से प्रिंसेस यू को अपने पीछे छुपा लिया। ग्वान हाओ यहाँ पर आते साथ ही इन दोनों को बताता है कि मैं हूँ मर्सीलेस आर्मी का लीडर और हम लोग ही डेजर्ट से तुम लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ पर ले आए थे। अगर तुम लोग सिटी ऑफ फ्रीडम जाना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को वहाँ पर लेकर जा सकता हूँ, साथ ही साथ मैं तुम लोगों को 30% डिस्काउंट भी दूंगा। डिस्काउंट वाली बात सुनते साथ तो प्रिंसेस यू को गुस्सा आ गया। वो कहती है कि तुमने क्या मुझे गरीब समझ कर रखा है जिसे तुम डिस्काउंट की बातें कर रहे हो। शाओचन को तो ये बात अच्छे तरीके से मालूम है कि ये लिटिल विच तो कभी भी अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करने वाली, इसीलिए वो ग्वान हाओ के पास जाते हुए उसे कहता है कि हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि हम लोग किसी भी सिटी से होकर नहीं गुजरेंगे, बल्कि हम अल्टरनेट रास्तों का इस्तेमाल करते हुए सिटी ऑफ फ्रीडम जाने वाले हैं। और इसी के साथ इन लोगों का ये वाला सफर शुरू हो चुका, जहाँ पर तो शाओचन और प्रिंसेस यू बड़े मजे के साथ जा रहे थे। सूरज ढलते साथ ही शाओचन ग्वान हाओ से कहता है कि हमें किसी अच्छे रेस्टोरेंट लेकर चलो, और यहाँ पर ग्वान हाओ ने बिल्कुल ऐसा ही किया। प्रिंसेस यू तो होटल में आते साथ ही मैनेजर से कहने लगी, मुझे ये फर्स्ट क्लास वाला रूम दे दो, जिस पर तो वो मैनेजर जवाब देते हुए कहता है कि हम आपको फर्स्ट क्लास वाला रूम
रूम नहीं दे सकते, सिर्फ सेकंड क्लास वाला रूम अवेलेबल है, आप चाहे तो वो ले सकती हैं। मैनेजर की इस बात ने तो प्रिंसेस यू को गुस्सा दिला दिया। वो गुस्सा होते हुए कहती है कि क्यों नहीं। ये कहते साथ ही प्रिंसेस यू तो टेबल के ऊपर चढ़ गई, जबकि वहाँ का मैनेजर तो उसे समझाते हुए कह रहा था कि लेडी प्लीज मेरी बात सुने, उस रूम को पहले ही किसी ने बुक कर लिया हुआ है, इसीलिए हम आपको वो नहीं दे सकते। लेकिन प्रिंसेस यू तो उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इसी वजह से वो फौरन से जंप करते हुए उस रूम टोकन को लेने के लिए आगे बढ़ गई। प्रिंसेस यू उस रूम टोकन को ले पाती, इससे पहले ही किसी ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे साइड पर हटा दिया। प्रिंसेस यू तो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो टोकन उसे मिल जाए, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब ना हो सकी और वो टोकन सीधा एक लड़की के पास आ गया जिसने उस रूम को बुक किया हुआ था। ये लड़की दिखने में तो काफी खूबसूरत थी, जिसे तो देखते साथ ही होटल में मौजूद सब लोगों की आंखें फटी की फटी ही रह गई, जबकि शाओचन को भी उसे देखते साथ ही अपनी लवर की याद आना शुरू हो गई। इसी वजह से वो मुसलसल बस उसे देखे जा रहा था। इतने में ही वो लड़की शाओचन के पास पहुंच गई, क्योंकि शाओचन उसके रास्ते में खड़ा हुआ था। अब वो शाओचन को होश में लाते हुए कहती है कि प्लीज साइड पर हट जाएं। उस लड़की की अल्फाज सुनते साथ तो शाओचन शर्मिंदगी के साथ साइड पर हट गया, पर प्रिंसेस यू तो यहाँ पर अभी भी गुस्से में खड़ी थी, क्योंकि उसे फर्स्ट क्लास रूम चाहिए। इसीलिए वो फौरन से उस लड़की के सामने जाते हुए कहती है, तुमने जितने भी पैसों में फर्स्ट क्लास रूम को बुक किया है मैं तुम्हें उसका डबल दूंगी, नहीं 10 गुना ज्यादा, बस वो रूम तुम मुझे दे दो। अब उसी होटल का सर्वेंट आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि ये पैसों की बात नहीं है, इन्होंने पहले आकर रिजर्वेशन कर ली, यानी कि वो रूम अब इनका हो चुका। ग्वान हाओ भी प्रिंसेस यू के पास आकर उसे समझाते हुए कहता है, प्रिंसेस फर्स्ट और सेकंड रूम में क्या ही फर्क है, दोनों सेम ही होंगे, प्लीज आप सेकंड वाला ले लें। लेकिन प्रिंसेस यू तो उल्टा उसी पर भड़कते हुए कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारा इस बात से कोई भी लेना देना नहीं, इसीलिए चुप करके खड़े रहो। शाओचन को भी समझ आ चुका था कि प्रिंसेस यू ऐसे तो नहीं मानने वाली। इसी वजह से वो प्रिंसेस यू के पास जाकर उसके कान में कहने लगा, प्रिंसेस यू ये आपका डोंगचू स्टेट नहीं है जहाँ पर आपको हर चीज फर्स्ट क्लास मिले, इसलिए अभी जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। प्रिंसेस यू भी इतनी नासमझ थोड़ी थी जो कि उसे समझना आता कि ये सब लोग ही उस लड़की के सामने शोखी होने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो इन सब पर ही भड़कते हुए यहाँ से रवाना हो गई। जबकि शाओचन पीछे की तरफ से चिल्लाता हुआ कह रहा था, प्रिंसेस यू अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि बाहर अभी जंगली जानवर घूम रहे होंगे। जिस पर तो प्रिंसेस यू उसे गुस्से से जवाब देते हुए कहती है, मैं मरूं या फिर जीऊं इससे तुम्हें क्या। प्रिंसेस यू के होटल से जाने के बाद ग्वान हाओ शाओचन के पास आकर कहता है, क्या तुम उसके पीछे नहीं जाने वाले। अब शाओचन उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं मैं क्यों जाऊं उसके पीछे, और जितना उसे मैं जानता हूँ आज रात तो वो वापस नहीं आने वाली। ये सुनते साथ ही ग्वान हाओ ने शाओचन को बता दिया कि सारे के सारे पैसे तो प्रिंसेस यू के पास हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम लोग लूटे जाएंगे। जिस पर तो शाओचन के 14 तबक रोशन हो गए और वो कहता है कि क्या तुम्हें कुछ तो पैसे अपने पास रखने चाहिए थे। साथ ही साथ वो यहाँ पर मैनेजर पर भड़कते हुए कहता है कि तुम उसे अगर फर्स्ट क्लास रूम दे भी देते तो क्या चला जाता, तुमने ख्वामखाई बच्ची को नाराज कर दिया। ये कहते साथ ही वो ग्वान हाओ को पकड़ते हुए प्रिंसेस यू को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। डोंग डोंग को तो इन सारी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, इसीलिए वो आराम से बैठकर अपनी पेट पूजा करता है। प्रिंसेस यू तो जंगल में खड़ी शाओचन को गालियां दिए जा रही थी। वो इसे कहती है कि कमीना इंसान, जहाँ पर इसे खूबसूरत औरत नजर आ गई वहीं पर आकर इसने अपने रंग दिखा दिए, इसे तो मेरी जरा बराबर भी परवाह नहीं। शाओचन मैं ही पागल थी जिसने तुम पर अंधा इतबार किया। तो यहाँ पर अभी ये सब कह रही थी कि तभी उसे यहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई दी। ये एक मॉन्स्टर है जो कि प्रिंसेस यू को अपना खाना बनाना चाहता था। उसे यहाँ पर देखते साथ ही प्रिंसेस यू ने अपनी सोट को बाहर निकाल लिया और उस बीस्ट से बातें करते हुए कहती है, अच्छा तो तुम प्रिंसेस का एडवांटेज लेना चाहते हो, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं होने देने वाली, चलो आगे बढ़ो। वैसे ये बेवकूफ औरत तो अपनी मौत को खुद ही दावत दे रही है। वो बीस्ट भी अब धीरे धीरे करके प्रिंसेस यू की तरफ आगे बढ़ा था, लेकिन इससे पहले कि वो प्रिंसेस यू पर अटैक कर पाए वहाँ पर एक टाइगर आ गया जिसने तो आते साथ ही उस बीस्ट को वहीं पर जान से मार दिया। इस बीस्ट के दहाड़ने की आवाजें तो शाओचन और ग्वान हाओ ने भी सुन ली, इसीलिए वो दो टीम्स में डिवाइड हो गए। साथ ही साथ शाओचन ने उसे एक तालिस्मान भी दे दिया ताकि प्रिंसेस यू के मिलते साथ ही वो शाओचन को सिग्नल दे सके। यहाँ पर उस टाइगर ने मरे हुए बीस्ट को खाना शुरू कर दिया था। प्रिंसेस यू भी आहिस्ता आहिस्ता उस टाइगर के पास जाते हुए कहती है, अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आए थे। लेकिन जैसे ही उस टाइगर ने पीछे की तरफ देखा तो प्रिंसेस यू ने अपनी सोट को बाहर निकाल लिया, पर वो टाइगर तो प्रिंसेस यू को कुछ भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो दोबारा से उस बीस्ट को खाना शुरू हो गया। ये देखकर तो प्रिंसेस यू काफी हैरान थी कि आखिर ये टाइगर उसे कुछ क्यों नहीं कह रहा, इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा टाइगर के करीब जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो टाइगर को टच कर पाती वहाँ पर ग्वान हाओ पहुँच गया, जो कि आते साथ ही उस टाइगर पर एक एरो की मदद से हमला कर देता है। लेकिन उस टाइगर ने तो फिर भी ग्वान हाओ को इग्नोर कर दिया, पर ग्वान हाओ तो ये समझ रहा था कि प्रिंसेस यू खतरे में है, इसीलिए वो फौरन से भागते हुए प्रिंसेस यू का हाथ पकड़कर वहाँ से दूर जाने लगा। जबकि उसी की मर्सीलेस आर्मी एक शील्ड बना
आते हुए उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। ये आर्मी तो टाइगर बीस्ट के एक ही दहाड़ से वहीं पर ढेर हो गई। अब टाइगर बीस्ट ने उस आर्मी पर फायरबॉल्स की मदद से अटैक्स करने शुरू कर दिए थे। ये एक 3rd लेवल का म्यूटेड टाइगर है, इसीलिए इसके पास मैजिकल पावर्स भी थी। ग्वान हाउ को भी ये बात अच्छे तरीके से मालूम थी कि वो इस टाइगर का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए उसने फौरन से वहाँ पर सिग्नल देते हुए शाओ चैन को बुला लिया। लेकिन ग्वान हाउ की इस हरकत से वो बीस्ट तो काफी ज्यादा भड़क चुका, इसीलिए वो इन दोनों का पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन वो टाइगर बीस्ट तो इन दोनों के काफी करीब पहुँच चुका था, इसलिए प्रिंसेस यू फैसला करती है कि वो रुककर इस टाइगर से फाइट करेगी। इसी वजह से वो जंप करते हुए हवा में जाकर अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए कुछ टहनियों पर स्लेशेस अटैक लगाकर उन्हें काट दिया, जो कि सीधा आकर उसी टाइगर पर गिर जाती हैं। इसके बाद तो प्रिंसेस यू उस टाइगर के सामने एरोगेंटली खड़े होकर कहती है, लिटिल टाइगर, मैं जानती हूँ कि इन लोगों ने तुम्हें परेशान किया, लेकिन अभी भी तुम अगर ना रुके तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करूंगी। लेकिन वो बीस्ट भी कम पावरफुल थोड़ी था, वो भी सीधा प्रिंसेस यू पर लाइटनिंग अटैक कर देता है। उस बीस्ट के इस अटैक से प्रिंसेस यू को शाओ चैन ने वक्त रहते ही बचा लिया। अब वो प्रिंसेस यू के आगे आकर खड़ा हो जाता है, जो देखते साथ ही वो म्यूटेड टाइगर पहले तो शाओ चैन पर अपने फायरबॉल से अटैक करता है। जब उसे शाओ चैन ने डॉज कर लिया तो फिर उसने अपने लाइटनिंग मूव का इस्तेमाल करते हुए शाओ चैन पर अटैक कर दिया, जिससे तो शाओ चैन को भी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो हवा में जंप करते हुए अपने स्फीयर का इस्तेमाल करके एक स्लैश अटैक को उस म्यूटेड बीस्ट पर लगा दिया, जिसके इफेक्ट की वजह से वो म्यूटेड बीस्ट दूर जाकर गिर गया। लेकिन प्रिंसेस यू तो शाओ चैन के सर पर एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहती है, बदतमीज इंसान, मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे हर्ट मत करना, फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। ये कहते साथ ही वो दोबारा से उस टाइगर की तरफ जाने लगी, जबकि शाओ चैन तो प्रिंसेस यू को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं रुकती। तब तक वो टाइगर बीस्ट भी उठकर खड़ा हो चुका, जिसने तो अपने विंग्स और हॉर्न्स को भी बाहर निकाल लिया, यानी कि अब वो अपनी म्यूटेड फॉर्म में आ चुका था। ये देखकर तो इन तीनों के मुंह खुले के खुले ही रह गए, और सामने की तरफ मौजूद उस टाइगर ने तो अपने लाइटनिंग अटैक को रेडी कर लिया, जिसे तो वो इन तीनों की तरफ चल देता है। शाओ चैन को ये बात मालूम थी कि ग्वान हाउ और प्रिंसेस यू इस अटैक को सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उसने फौरन से इन दोनों को अपने पीछे कर लिया। ये अटैक इतना ज्यादा ब्रूटल था कि इसके इफेक्ट को दूर दूर से महसूस किया जा सकता था। इवन कि वो रेस्टोरेंट वाली प्यारी सी लड़की भी यहाँ से उठने वाले धुएं को देख रही थी, जबकि यहाँ पर तो वो म्यूटेड बीस्ट इन लोगों की जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। वो इन पर अटैक्स किए जा रहा था। ये देखते हुए शाओ चैन इनसे कहता है कि हम तीनों का अलहदा हो जाना चाहिए, इस म्यूटेड बीस्ट को मैं अकेला ही देख लूंगा। ये कहते साथ ही उसने अपने हाउयीबो को बाहर निकाल लिया, लेकिन इससे पहले कि शाओ चैन इस बीस्ट पर अटैक कर पाता, वहाँ पर वही वाली फेरी पहुँच गई, जिसने तो आते साथ ही उस म्यूटेड बीस्ट पर अपने एरो की मदद से अटैक कर दिया। ये फेरी एक फ्लावर लोटस के ऊपर फ्लाई कर रही थी। वो उस बीस्ट की तरफ खुद की सोर्ड को पॉइंट करते हुए कहती है कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मेरे पीछे आओ। जिसके बाद तो वो म्यूटेड बीस्ट भी उस फेरी के पीछे जाने लगा। वो फेरी अब लगातार अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए इस टाइगर पर स्लैशेस अटैक लगा रही थी, जबकि वो टाइगर भी इसके सारे अटैक्स को डॉज करते हुए उल्टा इसी पर अटैक्स किए जा रहा था। नीचे की तरफ शाओ चैन ग्वान हाउ के पास आते हुए कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन ग्वान हाउ को तो उस फेरी की फिक्र थी, इसीलिए वो उससे कहता है हम लोग उसे अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते। ऊपर की तरफ मौजूद उस टाइगर ने तो लाइटनिंग और फायर का कंबाइन अटैक फेरी पर चल दिया, जिसे तो देखते हुए फेरी अपने पास से एक चाबुक को बाहर निकाल लेती है और ब्राइट लोटस फ्लावर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट के इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखते हुए तो ग्वान हाउ फेरी के लिए और ज्यादा परेशान हो चुका, इसीलिए वो शाओ चैन से कहता है, शाओ चैन तुम शांजी की मदद करने के लिए क्यों नहीं जाते। लेकिन शाओ चैन तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। ये देखते हुए प्रिंसेस यू अपनी सोर्ड को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगी। इसी वजह से शाओ चैन उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं मैं जाता हूँ। लेकिन जैसे उसने शांजी के मूव्स पर गौर किया तो उसे ये बिल्कुल लेडी त्यानताई की मूव्स की तरह ही लग रहे थे। यहाँ पर तो शांजी ने बीस्ट टाइगर के मूव्स को ही उस पर चल दिया था, जिसकी वजह से तो वो बीस्ट टाइगर जमीन पर आकर गिर जाता है। लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी थी, इसी वजह से वो दोबारा से खड़ा होते हुए शांजी पर दहाड़ना शुरू कर देता है। ये देखकर तो शांजी भी अपने चाबुक का इस्तेमाल करते हुए उस टाइगर बीस्ट पर अटैक्स करना शुरू कर देती है। लेकिन वो टाइगर बीस्ट भी बहुत अक्लमंद था, इसलिए उसने शांजी के चाबुक को अपने मुंह से पकड़ लिया, साथ ही साथ एक लाइटनिंग अटैक उस पर कर दिया, जिसकी वजह से तो शांजी थोड़ा सा इंजर्ड हो गई। और ये उस टाइगर बीस्ट के पास एक अच्छा मौका था शांजी को जान से मारने का, इसीलिए वो फौरन से हवा में जाते हुए अपने अल्टीमेट मूव को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। और शांजी को इस अटैक से बचाने के लिए शाओ चैन उस टाइगर बीस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। साथ ही साथ उसने हाउयीबो के सबसे खतरनाक अटैक को रेडी कर लिया, जिसके बाद तो एक एरो सीधा जाकर उस म्यूटेड टाइगर के हॉर्न पर लग गया, जिसकी वजह से तो वो टाइगर दूर जाकर गिर जाता है। ये म्यूटेड बीस्ट अपनी नॉर्मल और सबसे वीकेस्ट फॉर्म में आ चुका था और इसी मौके का तो शांजी वेट कर रही थी, इसीलिए वो फौरन से एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को
समन करते हुए उससे उस म्यूटेड बीस्ट पर हमला कर देती है, लेकिन ये अटैक उस बीस्ट को लग पाता इससे पहले ही प्रिंसेस यू उसके सामने आकर खड़ी हो गई। इसी वजह से मजबूरन शांजी को अपना अटैक रोकना पड़ा। शाओचन भी फौरन से प्रिंसेस यू के पास आते हुए उससे कहता है, लिटिल विच क्या तुम पागल हो चुकी? अगर वो सही वक्त पर अपने अटैक को ना रोकती तो आज तुमने मारे जाना था। जबकि प्रिंसेस यू तो उल्टा उसी पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि इस बीस्ट को हर्ट नहीं करना है, लेकिन तुम लोग तो फिर भी इसे मारने पर लगे हुए हो। ये सुनकर तो शांजी प्रिंसेस यू से सवाल करते हुए कहती है कि आखिर तुम क्या चाहती हो? इस बीस्ट ने बहुत सारे लोगों की जानें ली हैं, इसीलिए हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। ये कहते साथ ही वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को लेते हुए उस बीस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ गई, लेकिन प्रिंसेस यू के होते हुए वो तो ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। प्रिंसेस यू अब उसे समझाते हुए कहती है कि इसमें इस बीस्ट की कोई गलती नहीं, बल्कि सारी गलती तो इस नमूने की है जो कि बीच में आ टपका। शाओचन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो प्रिंसेस से कहता है कि जरा डिटेल में बताओ, जिस पर तो प्रिंसेस यू ने भी बताना शुरू कर दिया। वो उससे कहती है, मैं जब माउंटेन्स में घूम रही थी तो एक मॉन्स्टर ने मुझ पर अटैक कर दिया और वक्त रहते ही इस लेपर्ड ने आकर मेरी जान बचा ली। ये कभी भी मुझे खाना नहीं चाहता था। अगर तुम लोग वहाँ पर आकर इसे परेशान ना करते तो ये कभी भी ऐसा ना बनता। अब शाओचन प्रिंसेस यू से सवाल करते हुए कहता है, क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि वो उसे खाने के बाद तुम्हें नहीं खाने वाला था? जिस पर तो प्रिंसेस यू उसे जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मैं इस बारे में 100% श्योर हूँ, क्योंकि उस बीस्ट को मार के खाने के बाद इसने हम में से किसी को भी नहीं मारा। लेकिन शांजी तो किसी भी कंडीशन में इस म्यूटेड बीस्ट को जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी, इसीलिए वो दोबारा से आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस म्यूटेड बीस्ट को मारने ही वाली थी, लेकिन प्रिंसेस यू ने उसे रोक दिया। वो उसे कहती है कि मैं इसे अपना पेट बनाना चाहती हूँ। ये कहते साथ ही वो शाओचन से कहने लगी, शाओचन मेरी सिस्टर के पास भी तो एक लेपर्ड है, तो मैं एक टाइगर को क्यों नहीं रख सकती? जिसके लिए तो शाओचन भी एग्री हो गया। अब प्रिंसेस यू उस टाइगर के पास आते हुए कहती है, मेरे बच्चे को इन्होंने तंग कर दिया था, अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ तो कोई भी तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। आज से तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी और हम दोनों खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। प्रिंसेस यू अभी यहाँ पर ये सब कह रही थी कि अचानक से उस म्यूटेड बीस्ट को गोल्डन एनर्जी ने कवर कर लिया, जिसके बाद तो वो हवा में जाते हुए एक छोटे से बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो गया। प्रिंसेस यू तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थी। वो उसे प्यार करते हुए कहती है, तुम कितने क्यूट हो, अब से मैं और तुम दोस्त बन चुके, इसलिए मैं तुम्हें शानयू कहूंगी। जबकि ग्वान हाउ के तो लोग उसे सवाल करते हुए कह रहे थे, ब्रदर हाउ, क्या ये हमारी सारी वर्क रिलेटेड इंजरीज थी? क्या आप इन सब चीजों के हमें पैसे देंगे? ये सुनते साथ तो ग्वान हाउ के पैरों तले जमीन ही निकल गई कि आप इन सब चीजों के हमें पैसे देंगे? ये बात सुनते साथ ही ग्वान हाउ की भी तबीयत खराब हो गई। ये सब लोग अब वापस से होटल पहुंच चुके थे, जहाँ पर तो आते साथ ही शांजी मैनेजर से कहती है कि आप इसे फर्स्ट क्लास रूम का टोकन दे सकते हैं, मैं सेकंड रूम में स्टे कर लूंगी क्योंकि ये लोग दिल के काफी अच्छे हैं, साथ ही साथ टैलेंटेड भी। प्रिंसेस यू शांजी को मना करते हुए कहती है कि फर्स्ट और सेकंड रूम में कोई फर्क नहीं, मैं सेकंड रूम में रह लूंगी। ये कहते साथ ही उसने अपने पास से 3 गोल्डन पेनीज को बाहर निकाल लिया। इसके बाद वो मैनेजर से कहती है कि मुझे 2 नहीं 1 सेकंड क्लास का रूम चाहिए, क्योंकि शाओचन तो होटल के बाहर सोने वाला है ना शाओचन? ये कहने के बाद प्रिंसेस यू अपने रूम की तरफ रवाना हो गई और शाओचन भी सोने की तरफ चल दिया, लेकिन बीच में ही उसे कुछ याद आ गया, इसीलिए वो शांजी को रोकते हुए कहता है कि शांजी मेरी बात सुनो, क्या तुम तियांता इशवान को जानती हो? इमोर्टल तियांता इशवान का नाम सुनकर तो शांजी अपनी जगह पर ही रुक गई। इसके बाद वो शाओचन से सवाल करते हुए कहती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जिस पर तो शाओचन ने ना में जवाब दे दिया। ये सुनकर तो शांजी उसे कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें उनका नाम रिस्पेक्ट से लेना चाहिए, क्योंकि लेडी तियांताई हमारे सेक्ट की इंसेस्टर थी। ये सब कहने के बाद शांजी अपने रूम में चली गई, जबकि शाओचन भी बाहर की तरफ आते हुए अपनी पास की मेमोरीज को याद कर रहा था कि कैसे लेडी तियांताई ने उसकी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। वो तो सिर्फ एक मार्शल आर्ट का कंपटीशन था, आखिर तुम्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो कि तुमने मुझ पर डिमोनिक स्पिरिट का यूज कर लिया? तियांताई इशवान, आखिर तुम मेरे खिलाफ क्यों हो गई थी? और मैं डीमंस और गॉड्स की सिमेट्रीज में 10,000 साल के लिए क्यों सोया हुआ था? क्या इन सब बातों के जवाब मुझे सिटी ऑफ फ्रीडम में मिल पाएंगे? शाओचन के इन्हीं सवालों के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।